आपका स्वागत है। और बड़ी खबर जो हमारे पास फिलहाल आती हुई वो ये कि महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतों से परेशान किसान अब सड़क पर उतर आए हैं। नासिक से 10 से 15 हजार किसान सीधे मुंबई की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार किसानों की परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, और सबसे पहले बात करेंगे लसन गांव के मुंबई एपीएमसी के डायरेक्टर जयदत्त होलकर से। लेकिन इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके बारे में क्या कहा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। हिंदुस्तान में किसान मजदूर मजदूरी उन्होंने नीति नहीं चलेगी। कोण मुद्दे देणार नाही। आपण आता डायरेक्ट 300 रुपये करतोय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल। आणि त्याचबरोबर जे काही उपाययोजना आहेत, आता कांदा खरेदी देखील सुरू झालेला आहे आणि त्यात देखील 10.5 रुपयापर्यंत दर मिळतोय। सीधी बात उन्होंने यहाँ पर करी है कि 300 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर अनियन के भाव आज से ही कर दी गए हैं। लेकिन उससे पहले ये भी सुनते हैं कि मेरे सहयोगी लक्ष्मण घाटोल ने मार्च कर किसानों से बात की है। आइए जानते हैं कि उनकी मांगे क्या है और वो क्या कह रहे हैं। किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर आज नासिक से करीबन 15,000 की तादाद में ये जो आप दिख रहे हैं, ये लोग जो है वो अभी नासिक से निकले हुए हैं। किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर ये किसान जो है अभी ये मोर्चा में सहभागी हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे कॉमरेड डॉक्टर डीएल कराड़े, ये जो आपने लॉन्ग मार्च निकाला है, क्या आपकी मांगे हैं? किस मांग को लेकर आप इतने पैमाने में रास्ते पे उतर आए हो? अभी प्याज का भाव इतना गिर गया है कि किसान फिर आत्महत्या करने लगे हैं। और ये सब सवाल है जो सवाल के बारे में सरकार गंभीर नहीं है, इसके लिए फिर ये मार्च निकल रहा है। आप देख सकते हैं 10 से 15 हजार के करीबन ये जो भीड़ है, ये अभी मुंबई के मंत्रालय की ओर जो है वो आगे चल रही है। हमारे साथ अजीत नवले जी है। अजीत जी, क्या मांग है आपकी? किस मांग को लेकर आप इतने सारे लोगों को लेकर मंत्रालय जा रहे हैं? प्याज के किसान संकट में है। लगातार दाम गिरने के कारण मांग कर रहे हैं कि 600 रुपए प्रति क्विंटल का एक प्रकार से अनुदान किसानों को दिया जाए। लॉन्ग मार्च जब तक नहीं निकला था, सरकार मान नहीं रही थी। अभी घोषणा हुई है कि वो 300 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है। हम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऑल राइट, तो 300 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस तो किया है। लेकिन जैसे किसानों के वहां पर कहा गया कि 600 रुपये प्रति क्विंटल उनकी एज ऑफ नाउ यहाँ पर मांग है। हमारे साथ अब जयदत्त होलकर जी भी हैं। जयदत्त जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप आज का दिन, क्योंकि 2018 को क्लियरली देश भूला नहीं है और अब फिर से वही एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हेलो जी, जयदत्त जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयदत्त होलकर जी से यहाँ पर बात करेंगे, उनसे संपर्क यहाँ पर जुड़ा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 2018 में भी कुछ ऐसी स्थिति हुई थी जब हमने देखा था कि काफ़ी सारी कमोडिटीज़ के भाव यहाँ पर एमएसपी के नीचे जाने लगे थे। आपको बता दें कि इस वक्त भी सही कीमत ना मिलने से किसान परेशान हैं। और ये सिर्फ प्याज का ही मामला नहीं है, काफ़ी सारे कस्बों में महाराष्ट्र में जिस तरह का मौसम हुआ है, काफ़ी सारी फसलों को नुकसान पहुँचने की यहाँ पर बात की जा रही है। एज ऑफ नाउ जैसे कहा गया कि नासिक से मुंबई की ओर ये सभी किसान आ रहे हैं। सुबह जब हम बात कर रहे थे तो माना जा रहा था कि शायद 5,000 किसान वहां से निकले हैं, लेकिन 10 से 15 हजार अब यहां पर गिनती है। तो काफी सारे किसान यहां पर अब मोर्चे पे और मार्च पर निकलते हुए। जयदत्त जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि सरकार ने 300 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया है प्याज के लिए, किसान 600 रुपए प्रति क्विंटल मांग रहे हैं। कहां ये बात अटकती हुई आपको दिखती है? नहीं, देखिए, अगर हम अभी पिछले 5-6 साल की अगर बात करते हैं, लगातार ये प्रॉब्लम जो किसान के बारे में लगातार होती हुई आपको नजर आ रही है। 300 रुपए या 400 रुपए ये किसान की मांग नहीं है। हालांकि किसान ये चाहता है कि उनका जो प्याज है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट वहां पे हो, ज्यादा से ज्यादा डिमांड उस प्याज को मिले, ताकि जो रेट उनको मिलना अपेक्षित है 2,000 रुपए 2,500 रुपए ये पर क्विंटल, ये रेट अगर किसानों को मिलते हैं तभी थोड़ा सा फायदा किसानों को हो सकता है। 300 या 350 रुपए क्विंटल का रेट देकर यहाँ पे किसान की जो लागत है, 1 क्विंटल अगर प्रोडक्शन कॉस्ट भी अगर हम देखेंगे तो लगातार 850 से 900 क्विंटल का प्रोडक्शन कॉस्ट ही उनको यहाँ पे लग रही है।
और आज अगर मार्केट में आप मंडी में देखेंगे तो लगभग 400, 450, 500, 600 रुपए के रेट आज आप यहाँ पे मिल रहे। तो ये लगातार अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये भी यहाँ पे नहीं निकलता है, और ये हर साल ये चीज यहाँ पर हमेशा तैयार होती है कि रेट डाउन हो जाते हैं, तब जाके कुछ गवर्नमेंट वहां पे कुछ देने की बात करता है। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी यहाँ पे किसान अपेक्षित है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेट उसको यहाँ पे मिले और उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आगे भी थोड़ा उसको मुनाफा हो, ताकि साल भर का जो उसका खर्च है उसमें उसे वो निकाल सके। और सिर्फ प्याज ही नहीं, जैसे आपने कहा जयदत्त जी कि यहाँ पर चिंताएं और भी हैं। पालघर में माना जा रहा है कि आम और जो कैश्यू नट्स की क्रॉप है वहाँ पर प्रॉब्लम है। नासिक में साथ साथ में ग्रेप्स की प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिली है। धुले में हम जानते हैं कि जवार और चने को यहाँ पर इश्यूज निकल के आए हैं। नंदुरबार में भी गेहूं को लेकर, जवार को लेकर कुछ चिंताएं हैं। जलगांव में भी यही हाल है। तो काफ़ी सारे कस्बों की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से ये चिंताएं, अनसीजनल रेन या ज़्यादा गर्मी के चलते कुछ ईल्ड्स में इश्यूज, ये सारी खबरें यहाँ पर ऑफकोर्स आती हुई नजर आई हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्या लगता है अब क्या करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, एक तो गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज यहाँ पे गलत हो जाती है, बाद में जो पूरा ये बीच में बारिश आ रही है, कभी कहाँ पे गारपीट, इस तरह की समस्या भी ज्यादा बढ़ रही है। तो क्लाइमेट चेंजेस का भी इफेक्ट किसानों को बहुत सारा भुगतना पड़ रहा है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसकी वजह से भी रेट काफी डाउन चले जाते हैं। तो दोनों चीजों का सामना यहाँ पे किसानों को करना पड़ रहा है, और ये सारी दिक्कतें का सामना करते हुए खेती करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ तो भी एक किसानों के बारे में ये कुछ तो भी अनुदान देने की बात न करते हुए लॉन्ग टर्म कुछ तो भी पॉलिसी यहाँ पे रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा माल निर्यात कैसा हो उसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि किसानों को अच्छे दाम अगर यहाँ पे मिलेंगे तो ही आगे जाके खेती करना आसान हो सकता है। जी जयदत्त जी, ऑफ कोर्स पहले भी ये मुश्किलें हो चुकी हैं, तो आप कहेंगे कि किसान लीडर्स यहाँ पर सरकार के साथ इन कॉन्वर्सेशन है, तो ये बातें कहाँ अटकती हैं आकर? देखिए, एक तो ये बात है कि एक तो गवर्नमेंट ही शायद ऐसा नहीं चाहती कि दाम बढ़े, किसानों के जो प्याज है या सब्जी, इसके कुछ दाम बढ़े नहीं, ऐसा शायद गवर्नमेंट को ही लग रहा है कि दाम बढ़े नहीं, इसलिए शायद वो जानबूझकर ये सब कर रही है, ऐसा यहाँ पे किसानों को लग रहा है। जी एक और चीज भी है जो भाव, जी जयदत्त जी, एक और चीज भी यहाँ पर है जिसकी बहुत बड़ी चर्चा होती है, वो ये कि किसान को तो यहाँ पर मिलता है 1 या 2 रुपया, लेकिन मुंबई में पहुंचते पहुंचते उस चीज का दाम 20-22 रुपए हो जाता है। ये भी एक और चर्चा है जो एज ऑफ नाउ काफी लोग करते हुए दिखे। देखिए, किसान तो यही सोचेगा कि मुझे कितना मिला है, और बीच में ये कैसे बढ़ता है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कैसे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ये सब उन्होंने सर्च करना चाहिए। लेकिन सच बात ये है कि किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, इस बारे में गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। आगे जाके वो कैसा बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, इस बारे में भी देखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ग्राहक भी कुछ वहां पे कुछ बहुत ज्यादा रेट से खरीदे, लेकिन बहुत कम रेट भी यहाँ पे कम रेट से भी बेचना किसानों के लिए ये आगे जाके मुमकिन नहीं है। इस तरह की परिस्थिति अभी यहाँ पे हो रही है। तो जयदत्त जी, आज तो ऑफ कोर्स ये मार्च निकली है, अब इसके बाद क्या कुछ होने की आगे उम्मीद की जा सकती है? जी, आज तो जो ये मोर्चा निकाला है या मार्च कर रहे हैं यहाँ पर किसान, अब आगे की यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनेगी? एकनाथ शिंदे जी तो बोल ही चुके हैं, किसानों की अपनी मांगे भी यहाँ पर हैं, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या बनता हुआ देखते हैं आप? नहीं, देखिए, अगर इस बारे में कुछ अगर गवर्नमेंट सीरियसली नहीं डिसीजन लेती है, कुछ इसको इशू को सीरियस नहीं देखते इस ओर से, तो आगे जाके और गंभीर हो सकता है। ये तो पहली शुरुआत है कि किसान ने आज मोर्चा निकाला है और गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कुछ ठोस भूमिका अगर गवर्नमेंट की ओर से नहीं ली जाती तो आगे जाके ये और भी अलग तरह का ये आंदोलन हो सकता है। ऑलराइट, तो जैसे जयदत्त जी कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, काफी सारी मांगे यहाँ पर हैं, बड़ा नुकसान यहाँ पर किसानों ने झेला है और हमने वो भाव बनते हुए देखे भी हैं। पिछले 2 हफ्तों से लगातार इसके ऊपर बात है और अब थक हार के यहाँ पर किसानों की तरफ सामने एक स्टेप आता हुआ देखा है। आप देख सकते हैं वो फुटेजेस जहाँ पर किसान, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी, कुछ औरतें भी वहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं। तो क्लियरली 10 से 15 हजार किसान एज ऑफ नाउ सड़क पर मुंबई की तरफ मार्च करते हुए। जयदत्त होलकर जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे क्योंकि बाकी कमोडिटीज में भी काफी उठापटक है, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी यहाँ पर काफी देखने को है, तो कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको।
देखने को मिल रही है और वो है सोना और चांदी। 1% की तेजी सोने में, जो कि 8 हफ्ते के हाईज पर है, और चांदी में भी करीबन 6 हफ्ते की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार है। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आज का जो ट्रेड है? शुरुआत तो यहां पर सभी कमोडिटीज की अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने कच्चे तेल में और बाकी मेटल्स में गिरावट देखी है। सोना चांदी अभी भी काफी मजबूत। मेरे ख्याल से एसवीबी बैंक का जो कंटेजियन है वो क्लियरली उसकी तरफ से जो रिस्क आते हुए दिख रहा है, उसी के कारण गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम बन रहा है। मेरे ख्याल से ये आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में ये मोमेंटम बना रहेगा। गोल्ड में मेरे ख्याल से यहाँ से 57,100 तक के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ट्रेड पर्सपेक्टिव से कुछ करना है तो 56,650 पे अप्रैल वायदा बाई करने की सलाह रहेगी। 56,460 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 57,100 के लिए रहेंगे। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार सकती है। और चांदी में भी खरीदारी की राय देंगे आप? हाँ, सिल्वर का मई वायदा मेरे ख्याल से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 63,600 पर मई वायदा एंट्री करने का पॉइंट रहेगा। 62,900 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 64,800 के लिए रहेंगे। तेजी यहाँ पर शुरुआत में प्रथमेश मेटल्स में भी देखने को मिली थी। बाजार को लग रहा था कि चाइना की तरफ से यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन डिमांड आता हुआ देखेंगे, साथ ही साथ स्टिमुलस मेजर्स भी आएंगे। डॉलर में गिरावट का फायदा भी मेटल्स को आता हुआ नजर आया, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह का सेल ऑफ इक्विटी मार्केट्स में है, उसका एक इम्पैक्ट मेटल्स पे भी रहा। यस, मेरे ख्याल से मेटल्स में वो जैसे ही इवेंट हुआ वैसे ही वो सारे मेटल्स में एक मोमेंटम बना रहा। बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेटल्स में वो मोमेंटम लूज होते हुए दिखाई दे रहा है। बट फिलहाल अगर आपको यहाँ पे एक मेटल चूज करने की अगर स्ट्रेटेजी रखनी है तो यहाँ पे आपको कॉपर मार्च फायदा 747 पर बाय करने की सलाह रहेगी। 744 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 754 के लिए रहेंगे। और साथ ही साथ एक व्यू यहाँ पर एनर्जी पर भी लेना चाहेंगे, जहां पर पिछले हफ्ते तो 4% की गिरावट थी। आज की शुरुआत 1.5% की तेजी के साथ हुई थी और इस वक्त हम 1.5% की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। एनर्जी मार्केट्स में क्रूड और नेचुरल गैस दोनों ही काफी वोलेटिलिटी में बिहेव कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस पे यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय रखने की सलाह रहेगी। 210 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 8 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए का, टारगेट रहेगा 17 रुपए के लिए। सिमिलरली क्रूड में अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, अगर आप रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्च फायदा 6180 पे बाय करने की सलाह रहेगी। 6070 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 6440 के लिए। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया उन सभी कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहां पर दालों की बढ़ती कीमतों पर सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि एफएसएसएआई ने अपने अधिकारियों से अब कहा है कि पोर्ट से दालों की सप्लाई बिना रोक टोक और समय पर हो। इससे रिटेल मार्केट्स में दाम कितने कम होंगे और इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एग्री फार्मर एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। सुनील जी नमस्कार। हमने देखा कि फूड सेकी ने इसके बारे में बात की है, एफएसएसएआई ने भी अब इसको यहाँ पर रिआइटरेट किया है। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आता हुआ, क्या इससे जो मूवमेंट है वो इजी होती हुई नजर आएगी और प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? जी मनीषा जी, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि सेक्रेटरी ने काफी कदम उठाए थे और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दालों की, उसके लिए भी सेक्रेटरी ने आपके शब्दों में कहूं तो एक जेंटल चेतावनी दी थी। उसके बाद में सरकार ने ये देखा कि हमें बिना इंपोर्ट के काम नहीं चलेगा, हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो काफी कम है उड़द और तुअर का, जहां तक 2 दालों का जहां तक बात है। तो सरकार ये चाहती है कि उड़द और तुअर का इंपोर्ट जो है वो कंटिन्यूस होता रहे और बिना रुकावट के होता रहे। इसलिए आपने ये भी देखा कि 31 मार्च 2024 तक दोनों का इंपोर्ट को पहले से खोल दिया गया। और अब फसाई में हमने ये जनरली देखा है कि 5 से 7 दिन तक फसाई के रिपोर्ट आने में लग जाती है, जिसकी वजह से माल जो है वो पोर्ट पे पड़े रहते हैं और जो 14 दिन का या 10 दिन का डिटेंशन फ्री होता है वो टाइम जो है उसी में एड हो जाता है। तो इससे जो कॉस्ट है व्यापारियों की या मिलर की वो बढ़ जाती है। तो उस कॉस्ट को घटाने के लिए व्यापारी और मिलर की कई संस्थाओं ने वहां जाके इसको रिप्रेजेंट किया था। तो इसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया कि इसको फटाफट जो है आप इसको रिपोर्ट देवें और इसको जल्दी से जल्दी कस्टम से इसको जी क्लियरली सरकार की तरफ से। और अब हमने ये स्टेप भी यहाँ पर आता हुआ देखा है। तो सुनील जी, किस तरह की अवेलेबिलिटी आप इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा इंपोर्ट भी खुले हैं, चालान भी अब बाजार में धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, तो कैसी अवेलेबिलिटी है, सामने कैसी मांग रह सकती है और जिस तरह के भाव हैं वो आगे कैसे रहेंगे?
चना की जहां तक बात करें, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मैंने पहले भी आपके चैनल में बोला है, काफी अच्छी फसल है, लेकिन जो जो फसल का टाइम आगे आते जाएगा और एमपी और गुजरात और राजस्थान का जो जो टाइम आएगा तो थोड़ा सा एरावल की कमी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे बुआई भी कम है और उतारा भी कम होने की आशंका है। इस दोनों वजह से मुझे ये लगता है कि जब यहाँ हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, एरावल का टाइम आएगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। हाँ, मसूर का जहां तक कंसर्न है, मसूर काफी अच्छी है, मसूर की पैदावार भी काफी अच्छी है, मसूर इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं उड़द को जो है, मसूर, उड़द और तुअर को मसूर भी रिप्रेजेंट करेगी। साउथ में कई जगह हमने ये देखा है कि जहाँ पे तुअर का जो सांबर और बनता है वहां पे फिर उसमें मसूर यूज होने लगती है। तो हम ये तो सब्स्टिट्यूट दाल एक दूसरे की जरूर रहेगी, लेकिन वो इसकी लिमिटेशन है। हमें तुअर और उड़द का मैंने बार बार बोला है, इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन अभी नई फसल आने तक हमें इसको ऊंचे भाव पे ही परचेज करना होगा और कंज्यूमर को ऊंचे भाव पे ही लेना होगा। इसकी हमारी मजबूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से भी बहुत ज्यादा सप्लाई तुअर और उड़द की नहीं आ रही है। एब्सोल्युटली। वंदना, आपको भी शो में शामिल करना चाहेंगे। आप कैसे देखती हैं दालों के प्राइसेस को? और जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि एक दो दालें छोड़ दें तो बाकियों के प्राइसेस इतने नहीं बढ़ेंगे। वंदना, आप म्यूट पर हैं। जी हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, या वंदना जी, जैसा मैं कह रही थी कि इंडियन इकोनॉमी की बात है तो हम दालों में भी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मनीषा, अगर इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड 4.5% से CAGR से, हमारे यहाँ पे 6.5% है। ये मैच करना होगा। उड़द तुअर हो सकता है थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे दे, और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा भी सप्लाई इस बार नहीं है कि हमारे लिए बहुत कंफर्ट जोन ये देगा। तो 8 to 10% तक का मुझे लग रहा है कि इजाफा आएगा। अभी नहीं आएगा, लेकिन इस ईयर में हम रख सकते हैं कि प्राइसेस जो है बढ़ेंगे। इसका मुझे लग रहा है कि चना पे भी इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पे। ओके। साथ ही साथ मसाले और अगर कॉटन पे भी एक ध्यान दें, यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाने की राय देंगी? मसालों में मुझे लग रहा है कि लगातार एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन जो है वो बना रहेगा, और जीरा में हो सकता है कि 31,000 तक के लेवल्स हम आता हुआ देखे। दोनों साइड की मूव आ रही है, लेकिन अगर टर्मरिक की बात करें, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी राहत अभी यहाँ नहीं है, और डिमांड जो है वो थोड़ा सा कम है। स्पॉट मार्केट में 6785 का एक लेवल रहेगा जहां सेलिंग करना चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ 6700 यहाँ पे आ सकता है। 6820 का यहाँ पे एक स्टॉपस लगाना होगा। और कॉटन में भी मुझे लग रहा है कि जब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, एक बियरिश साइड ही आता हुआ हम लोगों ने देखा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर कॉटन की बात करूं तो कॉटन में यहाँ पे एक फॉल है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी बियरिश साइड दिखा रहा है। 60,200 तक के लेवल्स मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और इसकी जो डेरिवेटिव है कॉटन ऑयल सीड के, वहां पे भी प्रेशर लगातार बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। 2515 पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहिए। 2425 का एक टारगेट होगा नीचे की तरफ। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2555 का। ऑलराइट, तो काफी सारी सेल की कॉल्स यहाँ पर आती हुई एग्रीकल्चर कमोडिटी की तरफ से। बहुत शुक्रिया वंदना, आपका भी साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।